this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to start our new chapter, that is periodic classification of elements. And इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डोबर्नियर स्ट्राइड्स. ठीक है, तो इस सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ बैकग्राउंड समझ लेते हैं. एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, बट एट प्रेजेंट हमें जो पता है कि 118 एलिमेंट्स है, एकदम से हमें पता नहीं चल गया. ये यहाँ तक पहुँचने के लिए इससे पीछे काफ़ी सारी स्टडीज़ होती हैं. जैसे कोई मूवी रिलीज़ होती है, उससे पहले की मेहनत वो रंग लेके आती है तो फाइनली एक मूवी रिलीज़ होती है. ठीक है, तो वैसे ही ये है जो हमारे पास आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उससे पहले ऐसी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज़ दी हैं. उन थ्योरीज़ को धीरे धीरे मॉडिफाई करते करते उसके अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस करते करते हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक. उसमें सबसे पहला अटेम्प्ट किसने लिया था? डोबर्नियर स्ट्राइड ने. इसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आए थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी. उन्होंने क्या किया था, इसके जो लिमिटेशंस थी उस लिमिटेशंस को ओवरकम किया. फिर न्यूलैंड ऑक्टेव्स आए, ऑक्टेव रूल आया उनका. फिर उसके बाद उनकी जो लिमिटेशंस थी वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने फुलफिल की. फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल काफ़ी अच्छी रही थी टेबल, बट उसकी भी जो लिमिटेशंस आई वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन सबको सॉर्ट कर दिया गया. तो धीरे धीरे जो पुरानी वाली थ्योरी है उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता है, उनको ओवरकम किया जाता है और फिर नई थ्योरी बनाई जाती है. इन केस कुछ उसमें रह जाता है, कुछ भी लिमिटेशंस रहती हैं, तो फाइनली फिर उसको ओवरकम किया जाता है. तो यही होते हैं मॉडिफिकेशंस और इन सब चीज़ों की वजह से ही आ जाती है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो है डोबर्नियर स्ट्राइड्स. डोबर्नियर्स जो थे ये जर्मन के केमिस्ट थे. इन्होंने हमारी जो ये थ्योरी थी ये इन्होंने जर्मन साइंटिस्ट ने ही लेके आए थे. इनका सबसे पहले एक जो कीवर्ड यूज़ हो रहा है दैट इज ट्राइड्स. ट्राई हम यूजुअली 3 जहाँ होता है वहाँ यूज़ करते हैं. उस टाइम कुछ 25 के करीब एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हो चुके थे. जैसे आज 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हैं, उस टाइम इतने नहीं थे. उस टाइम जस्ट 25 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. उन 25 एलिमेंट्स को जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें, मैं आपको 118 एलिमेंट्स दे दूं, मैं बोलूं सबकी प्रॉपर्टीज़ घर से जाके याद करके आना, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल. तो हम क्या करते हैं, कुछ कैटेगरी में किसी चीज़ के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, कुछ भी हो गया, उन सब के बेसिस पे मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि मान लो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया या फिर एटॉमिक वेट हो गया, एटॉमिक मास हो गया, उन सब के बेसिस पर मैं एक कैटेगरी बना लेती हूँ. ठीक है, तो उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में मान लो 10 एलिमेंट्स आ गए, तो 10 एलिमेंट्स की आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज याद करनी है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को इजीली याद करने के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कैटेगरीज बना लेते हैं. तो इन्होंने भी वही किया. उन्होंने बोला कि भाई 25 एलिमेंट की अलग से प्रॉपर्टीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इन्होंने कुछ ट्राइड्स बनाने की कोशिश की, कुछ ग्रुप्स बनाने की कोशिश की. इन्होंने जब कोशिश की तो इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए, या कह सकते हैं कि 3 ट्राइड्स बनाए, जिसमें उन्होंने कैसे कैसे किया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डाला. फिर डाला तीसरा वाला कैल्शियम. ये हो गया आपका ग्रुप ए हो गया, ये ग्रुप बी हो गया. कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, इक्वल में है ना. ठीक है, देन ग्रुप सी हो गया आपका, यहां मैं लिख दे रही हूं जो उन्होंने 3 ट्राइड्स बनाए थे वो. फिर आपका तीसरा आता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये 3 इन्होंने ट्राइड्स बनाए. ये ट्राइड्स उन्होंने किस बेसिस पे बनाए? देखो, कोई भी हम कैटेगरी बनाते हैं तो वो कैटेगरी किसी चीज़ के बेसिस पर होती है. तो ये जो उन्होंने कैटेगरी बनाई है उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाई. ठीक है, इनका जो मास था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था. जब आप ये तीनों कैटेगरी मतलब ये ट्राइड्स में जो सीरीज है, ये सीरीज लिखोगे तो इस सीरीज को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सीरीज उन्होंने ही प्रेस्क्राइब करके दी है और बोला है क्योंकि ये मैंने एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे किया है, इसलिए आप इसको सोडियम को नीचे या पोटेशियम के ऊपर नहीं लिख सकते, या लिथियम को नीचे पोटेशियम को ऊपर नहीं लिख सकते. ठीक है, तो आपको याद भी करना है इन सीरीज के बेसिस पर. ठीक है, उन्होंने जब ये ट्राइड्स दिए तो उन्होंने ये बोला कि इसमें जो इसका एटॉमिक मास होगा और इसका एटॉमिक मास होगा. ठीक है, जैसे कि इसका होता है 6.9, इसका होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39.1. ठीक है,
जैसे इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास के सम का जो एवरेज होगा वो मिडिल वाले के बराबर होगा। the average of the sum of first and the third element of the series is equal to the atomic mass of the second one। समझ में आ गया कि लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज होगा, एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा? सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे मैं आपको टेस्ट करके अगर बताऊं, जैसे 6.9 को आप ऐड ऑन करो 39.1 से, क्या आएगा? 146.0। तो 46 का हाफ करो, क्या आएगा? 23। 23 क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास है। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज और बोली कि जरूरी नहीं है कि जब आप ये एवरेज निकालोगे तो एक्यूरेटली ही ये इसके बराबर होगा, ये अप्रॉक्सीमेट हो सकता है। हल्का फुल्का चेंज, एक माइन्यूट सा जो डाइजेस्टेबल है उतना चेंज चल जाएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट वाला कि पॉइंट का डिफरेंस चल जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये बोला कि वो अप्रॉक्सीमेट इनके इसका जो एवरेज है वो अप्रॉक्सीमेटली इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, उनके सम का जो एवरेज होगा, एवरेज कह दिया इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? जो सेकंड वाला आपका एलिमेंट होगा उसके। लेकिन ये ट्राइड्स को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब एक और ट्राई करते हैं, जैसे इसका होता है 401। ठीक है, इसका होता है ये और इसका होता है 3। ठीक है, ये होता है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? कुछ अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, एकदम एक्यूरेट नहीं आ रहा है, बट अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, उतना चल जाता है। और क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है आपका 79.9 और इसका होता है आपका 126.9। ठीक है, ये होता है आपका एटॉमिक मास। तो आपको ये बात याद रखनी है, मास इतना याद करने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट एक फॉर एग्जांपल याद रख लेना, एटलीस्ट टी वाला। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया है कि इन्होंने बोला क्या कि पहले और तीसरे का जो एवरेज होगा, जो सम का उसका एवरेज होगा वो मिडिल वाले के बराबर होगा। ठीक है, बट क्या हुआ? मैंने बताया आपको कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे? 25। मैंने आपको कितने एलिमेंट्स की बात करके दिखा दी? 9 एलिमेंट्स की बात करके दिखा दी। हाँ, आपको एक बात और याद होनी चाहिए कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स थे, क्या बोला कि किसी बेसिस पर, तो उन्होंने क्या क्या बेसिस बनाया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और दूसरा सेम या फिर सिमिलर कहो, बेटर रहेगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब एक ट्रायड में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका देखो इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक मास, और दूसरा क्या हो रहा है? इनकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी सिमिलर है। ठीक है, अब आते हैं इनके लिमिटेशंस पे। मैंने आपको बताया कि 25 एलिमेंट्स ऑलरेडी वहां पे उस टाइम डिस्कवर्ड हो चुके थे, बट यहाँ पे कितने एलिमेंट्स की बात हुई है? 9 की। तो बाकी सारे एलिमेंट्स की कहानी कहाँ है? तो जब वो ट्रायड्स बनाने बैठे तो उन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ उनकी थ्योरी के बेसिस पर ये 9 एलिमेंट्स ही मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो इस थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो कोई किसी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये उनकी क्या हो गई? लिमिटेशन। फिर एक लिमिटेशन और है, क्या है? देखो, क्लोरीन से पहले क्या आता है? फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है 19 होता है। ठीक है, तो जब हम नोटिस करेंगे 19 और 79.9 का जो एवरेज होता है वो किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए 35.5 के, बट उसका जो एवरेज होता है वो इसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, इसीलिए भी ये थ्योरी का एक लिमिटेशन पॉइंट बन जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर पुट किया अपने ट्रायड्स में, और उन्होंने सेकेंड बोला कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, फिर तीसरी बात उन्होंने बोली कि यहाँ पे जो इनका फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट होगा
इस ट्रायड का, उसका जो एटॉमिक मास के सम का एवरेज होगा वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर या फिर अप्रॉक्सीमेट उसके होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी उसके सम के एवरेज के बराबर, ठीक है। बट उनकी लिमिटेशंस क्या हो गई, छोटा सा ये डोबर्नियर ट्राइड्स की थ्योरी है, उनकी लिमिटेशंस क्या हो गई कि वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर पाए, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को वो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। और क्या हो गया, इसके अलावा कि फ्लोरीन का एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि फ्लोरीन और ब्रोमीन, यस, ब्रोमीन का जो एवरेज होना चाहिए वो क्लोरीन के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गई इनकी लिमिटेशन। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेकंड टॉपिक है, और ये मैं आपको बाइफरकेट करके इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सब टॉपिक की अपनी अपनी रेलेवेंस है, एंड आप लोग ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो प्रेफर नहीं करते हैं देखना, सब बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इट्स बेटर टू मेक शॉर्ट वीडियोज़। ओके, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेकंड टॉपिक, दैट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो इस टॉपिक में क्योंकि हम जानते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स थे हमारे पास, उनकी क्लासिफिकेशन हो रही थी, धीरे धीरे थ्योरीज आ रही थी, और उन थ्योरीज को जैसे जो उनकी लिमिटेशंस आ रही थी उन सबको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे पहले हम डोबर्नियर ट्राइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट किसने लिया, न्यूलैंड्स ने, सर न्यूलैंड ने, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, इन्होंने जब एलिमेंट्स को देखा, जब ये स्टडी कर रहे तो उस टाइम 56 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। जब डोबर्नियर ट्राइड का थ्योरी आई थी तब उस टाइम 25 एलिमेंट्स नोन थे, और वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में बता पाए थे, मतलब उन्हें अपने क्लासिफिकेशन में पुटअप कर पाए थे। और इनके टाइम में कितने थे, 56 एलिमेंट्स थे। तो इन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर क्या किया, अरेंज किया, और इन्होंने एक नोटिस किया कि जैसे आपको सॉन्ग्स तो प्यारे होंगे ही, सबको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सूदिंग और बहुत कामिंग होते हैं सॉन्ग्स, तो इनको भी सॉन्ग से बहुत प्यार था, म्यूजिक से इनको काफ़ी प्यार था। इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको म्यूजिक से प्यार था, इन्होंने, और ये एक केमिस्ट भी थे, तो इन्होंने दोनों चीज़ों को रिलेट कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि जो ईस्टर्न म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक है, ईस्टर्न म्यूजिक जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा और डो रे मी फा सो ला टी डो, तो ये जो सॉन्ग है इसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर आगे बढ़ाएंगे तो एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी। इन्होंने क्या बोला, आई रिपीट, कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर आगे बढ़ाएंगे तो जो एवरी 8th प्रॉपर्टी होगी और एवरी 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे हम पढ़ते हैं डो रे मी फा, अच्छा ठीक है, जैसे डो रे मी फा सो ला टी एंड अगेन डो हो जाता है ना। तो इसमें देखो सा रे गा मा पा धा नी और फिर से क्या आ गया, सा आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, जो 8th नोट है, 8th नोट जो है वो हमेशा फर्स्ट के इक्वल है, मतलब सा क्या है, 8th नोट है सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th नोट क्या, अगेन द सेम नोट, अगेन द फर्स्ट वन एंड द 8th वन इज सेम। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि जो हर 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी सिमिलर। तो आप हम ये कह सकते हैं कि जो सेम ग्रुप में होंगे एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। उस टाइम कितने एलिमेंट्स नोन थे, 56 एलिमेंट्स। इनकी थ्योरी बहुत समय तक चली, मतलब ठीक है, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको, बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, धीरे धीरे सारे इनोवेशंस होते गई, नई नई चीज़ें डिस्कवर होती रहीं, तो क्या हुआ, क्योंकि 56 ही एलिमेंट्स नोन थे, धीरे धीरे और एलिमेंट्स आने लग गए, ठीक है। अब देखो, आप जब इस नोटिस करोगे इस क्लासिफिकेशन को, तो इसमें आपको कहीं जगह दिख रही है, अरे भाई तो नए एलिमेंट्स हम रखेंगे कहाँ। तो इनकी जो थ्योरी थी इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। 1 बाय 1 हम सारे ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे हमारे पास 56 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। ये जो प्रेजेंट एलिमेंट्स है, दैट इज द 56 एलिमेंट्स जो प्रेजेंट थे, उनका भी क्लासिफिकेशन ये अपनी जो ऑक्टेव रूल था, ये ऑक्टेव थ्योरी जो थी, इसके बेसिस पर नहीं कर पाए।
इनकी जो ऑक्टेव थ्योरी थी वो सिर्फ अप्लाई होती थी कहाँ तक, कैल्शियम तक। मतलब उनके हिसाब से सिर्फ कैल्शियम तक ही जो ये थी सीरीज, ये एक दूसरे को, मतलब जो सेम ग्रुप्स में आते थे एलिमेंट्स, वो एक दूसरे को रिजेंबल्स प्रॉपर्टीज में करते थे। ठीक है, मतलब पहला ही हट गया उनका। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि उनके जो 56 एलिमेंट्स थे वो भी सारे के सारे वो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, उन्होंने बोला था कि अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई न्यू एलिमेंट्स आएंगे। डोबर्नियर के बारी में 25 एलिमेंट्स थे, अब 56 हो गए हैं, बट मुझे अब नहीं लगता कि इसके बाद कुछ न्यू एलिमेंट्स आप डिस्कवर कर पाएंगे या कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर होगा। तो उन्होंने अपनी पूरी जो ये टेबल बनाई उसमें कहीं भी वैकेंट जगह छोड़ी है, तो उन्होंने न्यू एलिमेंट्स के लिए अपनी टेबल में जगह नहीं छोड़ी। येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह अपनी टेबल में नहीं छोड़ी, जबकि इनकी थ्योरी के आने के बाद भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। तो पहला पॉइंट हो गया कि इनकी थ्योरी सिर्फ कैल्शियम तक काम करती थी, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इन्होंने येट टू बी डिस्कवर्ड, नो स्पेस फॉर येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट, नो स्पेस लेफ्ट फॉर येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ओके, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, जब तक इनकी थ्योरी आई थी तब तक हमारे पास नोबल गैसेस नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब इनकी थ्योरी आई तो उसके बाद फिर नोबल गैसेस का भी डिस्कवरी होने लग गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले नोबल गैस कौन सी आई, हीलियम आई। ठीक है, तो हीलियम को हमने, हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम आता है। तो हमने जब हीलियम को पुट करने की कोशिश की तो कहाँ पुट करेंगे हीलियम को हम, हाइड्रोजन के बाद। तो इनकी थ्योरी क्या कहती थी, इनकी थ्योरी कहती थी कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। तो जब हम इसकी क्या करेंगे, हीलियम को यहाँ पुट कर देंगे तो हीलियम किसकी जगह ले लेगा, लिथियम की जगह, लिथियम बेरिलियम की, बेरिलियम बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, फ्लोरीन की जगह आ जाएगा, और ये आ जाएगा सोडियम की जगह। अब जबकि ऑक्टेव रूल क्या कहता है, ये ऑक्टेव यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ऑक्ट मीन्स क्या होता है 8, तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। अब क्या हो रहा था, हर 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल, पहले क्या हो रहा था, इस तरीके से बॉक्स बन रहा था। अब अगर फ्लोरीन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर 9th एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी ये करेगा। देखो इस तरीके से बॉक्स बन रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे इधर। ठीक है, ये मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है। जब मैग्नीशियम इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हर 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी ना। आप ये काउंटिंग कहीं से भी करो, इससे मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन से काउंट करोगे तो 8th एलिमेंट, अगर आप बेरिलियम से काउंट करते हो तो यहाँ से 8th, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो एलिमेंट आएगा इसकी प्रॉपर्टी इसके इक्वल होगी। बात समझ में आ गई। आप काउंटिंग ये कहीं से भी करो, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव क्या हो गया, वायलेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब क्या हो रहा था, जब हीलियम को हमने पुट कर दिया पीरियोडिक इस टेबल में, तो क्या हो गया, ये इसकी जो 9th एलिमेंट था उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर आने लग गई। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया पॉइंट कि ऑक्टेव रूल ही क्या किया, ऑक्टेव रूल ही नहीं बचा, यही वायलेट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा 4th पॉइंट। अब हमारा 4th पॉइंट क्या आता है, देखो जब हमने देखा, मैंने आपको क्या बोला कि इन्होंने ग्रुप्स बनाए, पहले इन्होंने क्या किया, एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया, और इन्होंने बोला कि सेम ग्रुप्स में सेम जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होंगी। ठीक है, बट देखो यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले को मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल, और यहाँ है ब्रोमीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन ये सब आ रहा है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, क्लोरीन एंड ये आ रहा है। देखो ये जो कोबाल्ट और निकल है, इन्होंने क्या किया, एक स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को डाल दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और उन्होंने बोला क्या था उनके ऑक्टेव रूल के हिसाब से
कि भाई इन सब की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। बट कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपैरिजन में। समझ में आई बात? उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकल को एक स्लॉट में डाल दिया, दो एलिमेंट्स को एक स्लॉट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इन जो डिफरेंट डिस्कवरीज हो रही थी न्यू एलिमेंट्स की, उनको किसी तरह अपने टेबल में बस एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको दिखाना था कि मेरा जो टेबल है, जो मैंने बनाई है, जो ऑक्टेव रूल बनाया है मैंने, ये ठीक है। उन्होंने किसी तरह अपने जो एलिमेंट्स थे उनको अपने टेबल में मतलब डालने की कोशिश की थी। बट क्या हुआ, कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टीज थी वो एक्सट्रीमली डिफरेंट थी इन सब के कंपैरिजन में, ठीक है। इनको अलग स्लॉट में डालना चाहिए था, जबकि इन्होंने इसी स्लॉट में इसको डाल दिया, इसी ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आयरन से बहुत मैच करती हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको एक जगह रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। कोबाल्ट, निकल और आयरन, कोबाल्ट, निकल और आयरन की प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर, बट इनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। दैट टू आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। ये देखो, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये टेबल का एक कोना है, वो दूसरा कोना है, जबकि प्रॉपर्टीज कैसी हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर है तो एक ग्रुप में होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हमारा ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हो जाता है कंप्लीट। एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। इन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स को इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर सेट कर दिया, और बोला कि एवरी 8th एलिमेंट, जैसे कि ये जो हमारे म्यूजिक के नोटेशंस हैं, इनको फॉलो करते हुए जो एवरी 8th नोटेशन होती है वो मैच करती है, वो सेम होती है फर्स्ट वन से। वैसे इन्होंने बोला कि सारे जो एलिमेंट्स होंगे उसका जो मतलब एवरी 8th एलिमेंट पोजेस द सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक द फर्स्ट। तो ऐसा उन्होंने अरेंज किया, ठीक है। फिर उन्होंने जब टेबल देखी तो इनकी टेबल में जब स्टडी की गई तो कुछ ड्रॉबैक्स दिखे। सबसे पहला ड्रॉबैक कि 56 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे, 56 एलिमेंट्स नोन थे, बट इनकी जो सारे एलिमेंट्स नोन थे वो भी इनकी टेबल की प्रॉपर्टीज, मतलब टेबल की जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैच नहीं खा रहे थे। इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड थी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आया कि इन्होंने येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा। कोई स्पेस छोड़ेंगे तब तो मान लो इसके बाद, जैसे डॉबर्नियर्स के बारे में 25 एलिमेंट्स थे, तो 25 से 56 हुए ना, तो ये दिमाग में रहना चाहिए था कि क्या नाम है, न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, तो उनके लिए इनको अपने टेबल में क्या करना चाहिए था, स्पेस छोड़ना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं छोड़ा। फिर तब तक कोई भी नोबल गैस नहीं आई थी, बट इसके बाद क्या हुआ, नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई। जब नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई तो उसको जब हमने टेबल में एडजस्ट करने की कोशिश की, तो वो टेबल में जब एडजस्ट हुआ तो ऑक्टेव रूल ही वायलेट हो गया, क्योंकि उनके रूल के हिसाब से एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज पोज करते हैं, मतलब पोजेस करते हैं। बट क्या हुआ, अब एवरी 9th एलिमेंट सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज पोजेस कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कोबाल्ट और निकल को, दो एलिमेंट्स को उन्होंने सेम स्लॉट में डाल दिया। चलो डाला, कोई बात नहीं, बट इन्होंने क्या बोला था कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, बट कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज एक्सट्रीमली डिफरेंट थी फ्रॉम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से, ठीक है। ये एक हो गई। फिर नेक्स्ट कि कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी है वो आयरन से बहुत सिमिलर है, ठीक है, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा दूर दूर प्लेस कर दिया, एक को इस कोने में, एक को इस कोने में। बट इतना होने के बाद भी इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि इन्होंने एक रिलेशनशिप मेंटेन कर दिया कि एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के बीच में कुछ एक रिलेशन डेवलप किया, जो एक बेस बना कि जो इसके बाद वाली टेबल आई, इसके बाद क्या आया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो उसका बेस था, क्योंकि इन्होंने रिलेशनशिप मेंटेन कर दिया था एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के बीच में, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप अगली क्लासिफिकेशन का बेस बना, द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले इनका एक लॉ था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज कैसे, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने इनकी जो टेबल थी बेसिकली उसका जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक मास, ठीक है। इन्होंने किया क्या अपनी टेबल में, पढ़ते हैं सबसे पहले।
देखो इनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स थे टोटल? जैसे कि डोबर्नियर्स के ट्राइड के टाइम में 25 एलिमेंट्स थे, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव के टाइम में 56 एलिमेंट्स थे, तो इनके टाइम में थे हमारे पास 63 एलिमेंट्स। तो इन्होंने क्या किया, इन सारे जो एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स थे उन सब की टेबल बनाने के लिए बेसिकली इन्होंने 2 गैसेस से उसको रिएक्ट कराया। कौन कौन से गैसेस से? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। किन किन? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से इन्होंने सारी की सारी जो एलिमेंट्स थे उन सबको रिएक्ट करा दिया। क्यों रिएक्ट कराया? इसका रीजन ये है कि ये दोनों जो गैसेस हैं ये रेडिली सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने इन सबको रिएक्ट कराया तो इनको मिला क्या? इन्होंने देखा, उस एक प्रॉपर बेसिकली एक चार्ट बनाया, उन पे देखा उन्होंने कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो जो जो एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, आई रिपीट कि जो जो एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स इनसे रिएक्ट करने के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, उनको इन्होंने एक एक ग्रुप्स में डाल दिया। उनका एक एक ग्रुप बनाया और फिर फाइनली उस ग्रुप्स को अपने टेबल में इंसर्ट कर दिया। क्योंकि ऐसे ऐसे एक ग्रुप नहीं बने, ऐसे ऐसे कितने ग्रुप बने? 8 ग्रुप बने, ठीक है। 8 ग्रुप्स बनाए उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, ठीक है। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे ऑक्सीजन के साथ, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लिथियम और सोडियम। लिथियम को जब इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो बना लिथियम ऑक्साइड, तो बना Li2O। जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो बना Na2O। जब इन्होंने इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो बना LiOH, और जब सोडियम को रिएक्ट कराया तो NaOH। तो इन्होंने इस बेसिस पे डिसाइड किया कि जब मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा हूँ तो लिथियम का भी ऑक्साइड बन रहा है, जब मैं सोडियम को रिएक्ट करा रहा हूँ ऑक्सीजन से तो सोडियम का ऑक्साइड बन रहा है। देखो, लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, फिर लिथियम का हाइड्रोक्साइड और सोडियम का हाइड्रोक्साइड। तो इस बेसिस पे उन्होंने केमिकल और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ ग्रुप्स बनाए और ऐसे ऐसे इनकी टेबल में 8 ग्रुप्स बने, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने ग्रुप्स बने? 8 ग्रुप्स बने। इसके बाद 63 एलिमेंट्स नोन थे। इन्होंने क्या किया, अपनी जो ये ग्रुप थे, ग्रुप में इन्होंने अपनी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस, जैसे लिथियम और सोडियम को अगर मैं पकड़ूं तो मुझे इसको लिथियम और सोडियम ही लिखना पड़ेगा। मैं इसको सोडियम और लिथियम नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी? क्योंकि जो सोडियम है उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है? ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लिथियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है कम, और इन्होंने डाउन द ग्रुप क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। इसके बाद अब इनकी बन गई कितनी? देखो, इनकी बन गई कितनी? 8 ग्रुप्स बन गए। आपको याद रखना है कि इनकी टेबल में 8 ग्रुप्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स थे। और कितने पीरियड्स थे? तो 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स थे। इन्होंने 1 से लेकर के जो 7 तक का जो ग्रुप्स था उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। याद रखो कि 1 से लेकर के 7 तक का जो ग्रुप था वो सब ग्रुप्स 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड था। बट जो 8th ग्रुप था उसमें आप कह सकते हो कि 3 हर पीरियड में क्या थे? एलिमेंट्स थे, या 3 ग्रुप्स में एलिमेंट्स, ये कह सकते हो। 3 है ना, 3 एलिमेंट्स हैं। तो इनकी टेबल काफी ज्यादा इफेक्टिव रही थी, लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। अराउंड 44 ईयर्स तक इनकी टेबल लोगों ने एक्सेप्ट की थी, ठीक है। तो आपके लिए एक चीज बहुत ज्यादा इसमें जानने की मतलब बहुत जरूरत है, वो क्या कि इनकी टेबल को पीरियोडिक क्यों बोला गया? टेबल समझ में आ गया कि क्यों बोला। इन्होंने ग्रुप्स बनाए, डिफरेंट 8 ग्रुप्स बने, तो इन्होंने उस ग्रुप्स को उठा के अपनी टेबल में इंसर्ट किया तो हमारे पास एक टेबल रेडी हो गई। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? टेबल। बट इसको पीरियोडिक क्यों बोला जा रहा है? देखो, पीरियोडिक होने का एक रीजन है। पीरियोडिक क्या कि कुछ चीज रिपीट हो रही है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ इंटरवल के बाद क्या हो रही है? वो चीज पर्टिकुलर चीज रिपीट हो रही है। तो जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इन्होंने देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज, अब देखो लिथियम और सोडियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज है इसलिए उन्होंने सेम ग्रुप में इंसर्ट किया है। बट जैसे ही वो आगे आगे बढ़ रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, इसीलिए तो ये सोडियम दोबारा से इस ग्रुप में आया। मैंने क्या कहा कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती हैं, ठीक है।
तो जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो वो देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। जैसे लिथियम के बाद कुछ एलिमेंट्स के बाद आया सोडियम जिसकी प्रॉपर्टी लिथियम जैसी थी, फिर लिथियम के कुछ टाइम बाद फिर आया पोटेशियम जिसकी प्रॉपर्टी सोडियम जैसी थी, या इन तीनों की कह लो प्रॉपर्टी एक जैसी थी। तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज हो रही थी रिपीट, इसलिए इनकी टेबल का नाम बना पीरियोडिक। ठीक है, टेबल क्यों बोला, ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स इंसर्ट कर दिए टेबल में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेबल। पीरियोडिक क्यों बोला, क्योंकि आफ्टर सम इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स द प्रॉपर्टी वाज रिपीटिंग, द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज वाज रिपीटिंग। ओके, देन इसके बाद ये टेबल बहुत लोगों ने एक्सेप्ट की। मैंने बोला 44 ईयर्स तक इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि काफी अच्छी टेबल थी उस टाइम में। इनके टेबल के देखो मेरिट्स क्या क्या थे। अभी तक डोबर्नियर की हमने बात की, डोबर्नियर ट्राइड्स की बात की, न्यूलैंड ऑक्टेव्स की बात की, उन्होंने जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे एट दैट पर्टिकुलर टाइम उतने भी एलिमेंट्स को उन्होंने अपनी टेबल में क्लासिफाई नहीं किया। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स रह जाते थे हर बार, बट इन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने, इनके टाइम में कितने एलिमेंट्स मैंने आपको बताया 63 एलिमेंट्स नोन थे। इन्होंने अपनी टेबल में 63 एलिमेंट्स के 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ा। ये जो फ्लॉज था, ये बाकी दोनों जो इससे पहले थ्योरीज आई थी, इससे पहले जो लॉज आए थे उन सब में ये चीज मिसिंग थी। सेकंड चीज क्या उन लोगों में मिसिंग थी कि उन्होंने जो येट टू बी डिस्कवर, पहले 25 थे, फिर 56 हुए, अब 63 हो गए, तो क्या गारंटी कि इसके बाद नहीं बनेंगे, इसके बाद कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो इनके अंदर उस तरीके का नेचर नहीं था, ये बोले कि इसके बाद भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, नए डिस्कवर हो सकते हैं, इसलिए अपनी टेबल में इन्होंने देखो ये स्पेसेस छोड़े हैं, येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए इन्होंने अपनी टेबल में स्पेसेस छोड़े, ताकि जो इसके बाद एलिमेंट आए वो अपनी टेबल में ये प्लेस कर सके। ठीक है, तो ये फ्लॉज भी उन्होंने अपनी टेबल में खत्म कर दिया। फिर इन्होंने इन एलिमेंट्स के कुछ नाम भी रखे, कुछ निकनेम्स भी रखे, जैसे कि रखा इन्होंने अपनी टेबल में, मैं इतना मिटा देती हूं, ठीक है, जैसे कि कुछ नेम लिख लेते हैं, ई का सिलिकॉन, ई का बोरॉन, ई का एल्यूमिनियम। ये बोरसिलिकॉन क्योंकि सिलिकॉन के आसपास का मेटल था, मतलब जो ये आने वाला डिस्कवर्ड एलिमेंट था, ये बोरॉन के आसपास का और एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला था वो सब, इसलिए इन्होंने इसका पहले से ही निकनेम रख दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं, उनकी प्रेडिक्शन थी। ठीक है, इनफैक्ट इन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी वो बता चुके थे कि हाँ इसकी डेंसिटी कैसी होगी, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, कलर कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट किस हिसाब का होगा, बॉइलिंग पॉइंट किस हिसाब का होगा, और ट्रस्ट में वो बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट बता के गए थे। तो इनकी टेबल इसीलिए काफ़ी अच्छी मानी गई। देखो, इका एल्यूमिनियम होता है गैलियम, इका बोरॉन इज स्कैंडियम, ठीक है, और इका सिलिकॉन होता है आपका जर्मेनियम। ये वो नाम है जो आज हम पढ़ते हैं, जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम, ये हम आज पढ़ते हैं। और सोचो इतने साल पहले ही वो बता के चले गए थे कि हाँ ये ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज तक उन्होंने बता दी थी। ठीक है, ये उनकी काफ़ी अच्छी एक, मतलब अपनी टेबल की उनकी एक ये मेरिट था। ठीक है, इसके अलावा येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने बता दिया, फिर इन्होंने अपनी जगह भी छोड़ी, अगले जो प्रेडिक्ट किए उन्होंने एलिमेंट्स, उनके लिए स्पेसेस भी छोड़े। बट स्टिल भाई टेबल तो अब आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ज़रूर इसके अंदर कुछ फ्लॉज रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने ये, मतलब आज हम अब ये टेबल नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या थे फ्लॉज? सबसे पहला कि इन्होंने अपने आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं छोड़ी। देखो, जैसे इन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया था, हाइड्रोजन तो चलो मिटा दिया है, तो आप क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का इन्होंने एक एलिमेंट रखा है यहाँ पे, लेकिन जो क्लोरीन है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लोरीन एक होता है 35, एक होता है 37। वैसे हाइड्रोजन भी होता है 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, इस तरीके से होता है। तो इन्होंने जब एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बनाई अपनी टेबल, तो भाई इसका मास कम, इसका ज़्यादा, इसका और ज़्यादा होना चाहिए ना, वैसे ही सिमिलरली इसका भी होना चाहिए। एटॉमिक मास क्या होता है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में आप अपनी टेबल, तो आइसोटोप्स को भी जगह देनी पड़ेगी ना आपको,
तो इनसे जब पूछा गया कि भैया आपके आइसोटोप्स की क्या कहानी है, तो फिर इनके पास कोई आंसर नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, तो इनकी टेबल का ये फ्लॉज बन गया कि इन्होंने पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने हाइड्रोजन प्लेस किया था, वो हाइड्रोजन इन्होंने मेटल के साथ रख दिया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद जो इन्होंने हाइड्रोजन अपनी टेबल में प्लेस किया, वो जो हाइड्रोजन था वो मेटल के साथ रख दिया था यहाँ पे। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने इसको मेटल के साथ क्यों रखा है, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। ठीक है, तो ये भी इनका एक फ्लॉज हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि इन्होंने स्पेस तो रखे, देखो जैसे खाली स्पेस यहाँ रखा था, उन्होंने खाली स्पेस तो रखे, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में। और देखो, अगर सबसे बड़ी बात तो एक ये थी कि इनके जो इन्होंने स्पेसेस रखे थे, इसमें जो ये एटॉमिक मासेस थे, इसके बीच में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई चलो कुछ पर्टिकुलर म्यू का डिफरेंस है, ऐसा नहीं था। कभी 10 का डिफरेंस आ रहा है, कभी 5 का, कभी 2 का, कभी 10 का, कभी 20 का, इस तरीके से डिफरेंस आ रहे थे। तो अरे भाई, अगर मान लो इन दोनों के बीच में 10 यू का डिफरेंस है, तो क्या गारंटी है कि अब सिर्फ एक ही एलिमेंट इसके बीच में आएगा? जो आगे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, हो सकता है कि इन दोनों के बीच में 2 एलिमेंट्स आए। तो ये भी उनकी टेबल का एक फ्लॉज था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन द 2 एलिमेंट्स वो नहीं प्रेडिक्ट कर पाए कि कितने होंगे। ठीक है, उन्होंने स्पेस छोड़ी, अरे एक के लिए आपने स्पेस छोड़ दी ना। अगर मान लो इसके बीच में 2 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो उनको हम कहाँ प्लेस करेंगे? ठीक है, तो ये हो गए इनके डीमेरिट्स इनकी टेबल के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता पाए थे, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के लिए इन्होंने स्पेस नहीं छोड़ा था, फिर उन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए भी मतलब मेटल्स के साथ प्लेस कर दिया था। इनका एक मेरिट बहुत अच्छा था, वो मैं मिस कर चुकी हूँ। तो एक इनका मेरिट क्या था कि मैंने नोबल गैस की बात की थी, इनके टाइम तक भी नोबल गैसेज नहीं आई थी, बट इन्होंने नोबल गैस के लिए यहाँ पे अलग से एक स्पेस छोड़ दिया था कि उनकी टेबल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने नोबल गैस के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी टेबल में नोबल गैसेस को भी प्लेस दिया था, इसलिए भी ये टेबल काफी अच्छी मानी जाती है। पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। पीरियोडिसिटी मतलब द रीअकरेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि हमने एक ग्रुप में उन एलिमेंट्स को डाला हुआ है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, अब सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं कब? कुछ एलिमेंट्स के बाद। तो ये क्या होता है, ये चीज रिपीटेडली होती चली जा रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। द रीअकरेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज नोन एज पीरियोडिसिटी। अब ये पीरियोडिसिटी होती क्यों है? ये पीरियोडिसिटी होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये बेसिकली रीजन है कि पीरियोडिसिटी का जो नेचर है ये फॉलो करती है, ट्रेंड एक फॉलो करती है। अब मैं कैसी प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करती हैं। तो कैसी प्रॉपर्टीज? तो ये अभी आपके सिलेबस में ये सारी प्रॉपर्टीज है जो आपको पढ़नी जरूरी है, और ये सारी प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड, दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप, ये एक ट्रेंड शो करती हैं। तो हमें इन सब चीजों का एक ट्रेंड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड तो सबसे पहला हम जो लेते हैं उसमें है, यहाँ ले लेते हैं लिथियम, और यहाँ पे बात करेंगे हम ऑक्सीजन की। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ऑक्सीजन का होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, इसकी है 2 2 and 6। ठीक है, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं न्यूक्लियस। देन आता है हमारे पास ये, जिसमें हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आता है जिसमें हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा शेल है? के शेल, और ये कौन सा शेल है? एल शेल है। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा के शेल, ये है हमारा एल शेल। के शेल एंड दिस वन इज एल शेल। के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एल शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या करते हैं? क्योंकि मैंने आपको ये पता है कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो प्रोटॉन्स हैं वो कैसे चार्ज हैं? उन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? उन पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
तो क्या होता है, ये देखो दोनों में ही शेल, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियस उसके ऊपर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, वो क्या है, इस वाले शेल में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो अंदर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स है, ये चार्ज इन पे जो लगा रहे हैं, उसकी वजह से ये अपनी तरफ खींचते हैं, जिनकी वजह से ये जो वैलेंस शेल है ये न्यूक्लियस के पास आ जाता है। ठीक है, और एटॉमिक डिस्टेंस क्या होता है, देखो सॉरी एटॉमिक साइज क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, और जो वैलेंस शेल होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है न्यूक्लियस से, उसका डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक साइज, वो होता है हमारा एटॉमिक साइज। तो जब ये एटॉमिक से जो वैलेंस शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स अपनी तरफ खींच लेंगे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये शेल थोड़ा न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। इसलिए लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट हमारा जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, इसमें भी के शेल थे, एल शेल थे, इसमें भी के शेल है, एल शेल है, दो शेल दोनों में है। अगर वैसे देखा जाए तो दोनों सेम डिस्टेंस पे है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, वो न्यूक्लियस उसको ज्यादातर अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या लगेगा, कम लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब क्या कर, ये जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है इसके ऊपर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पा रहा है, तो इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है ये उस इलेक्ट्रॉन्स को उससे दूर नहीं जाने देता। ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहेगा तो इसके लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बीच में, बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस हिसाब का नहीं लग रहा है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मेटेलिक चार्ज क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर की जितना जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे वो उतना ज्यादा अच्छा मेटल है। यही हमें पता है कि मेटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कि जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो उतना अच्छा मेटल है। बट जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, चार्ज क्या, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े रहेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना हो जाएगा मुश्किल। इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली दे नहीं रहा है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से सुनना, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, देखो अब ये क्या कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दे रहा है, ठीक है, बट इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि भाई आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं देगा, बट ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो सही, क्योंकि इसे अपने आउटर मोस्ट शेल को करना है, उसका ऑक्टेट करना है कंप्लीट। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आई रिपीट, कि क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो इसने अच्छे से होल्ड किया हुआ है, बट इसे ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली ले लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप समझो मेरी बात को, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब हम कोई गलत काम करते हैं। अगर कोई चोर होगा तो मुझसे बोलेंगे ना नेगेटिव कैरेक्टर का है, बोलेंगे क्यों, क्योंकि उसने गलत काम किया। अब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन अपने पास जो है सो वो तो दे ही नहीं रहा है, वो तो होल्ड करके बैठ गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और दूसरे से कह रहे हैं कि तुम मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दो। तो ये कैसा चार्ज आएगा इसके ऊपर, नेगेटिव आएगा, तो ये कैसा एलिमेंट हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। और लिथियम के पास उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे नहीं लग रहा है, तो इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दूसरे से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब इलेक्ट्रॉन से इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है।
ठीक है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इसकी जस्ट ऑपोजिट। पॉजिटिव क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए इजीली रेडी है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और वो भी इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने तरफ एकदम मतलब होल्ड कर रखे हैं, तो वो अपने तो दे ही नहीं रहा है। जो उसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब आप इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे, ठीक है। अगर आप इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे तब ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो जो है वो तो देना ही नहीं चाह रहा है। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तो न्यूक्लियस ने काफी अच्छे से होल्ड कर रखा है, ठीक है। वो तो लेने के लिए रेडी है, देने के लिए रेडी नहीं है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कैसा हो जाता है, क्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, एक होता है मेटल ऑक्साइड और दूसरा होता है नॉन मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है। और नॉन मेटल हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपने लास्ट क्लासेस में, उनका होता है नेचर एसिडिक, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड कब बनेगा, जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे देगा। अच्छे मेटल्स कौन से होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे दे। ऑक्साइड कब बनाएगा, जब अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके बैठा है भाई, देने के लिए रेडी ही नहीं है, तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, अक्रॉस द पीरियड मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो हो जाएगा डिक्रीज। क्यों, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके बैठे, देने के लिए रेडी ही नहीं है, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो हो जाएगा इंक्रीज। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो दिमाग लगा के समझना है, कुछ रटना नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये कैसे होता है कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप में क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स रहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे। अभी एक क्रॉस द पीरियड क्या हो रहा था, नंबर ऑफ शेल्स उतने ही थे, जैसे के और एल एंड तक भी क्या रहेगा, के और एल रहेगा। बट डाउन द ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। अच्छा ये तो नहीं मिटाना था। अब हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, एक लिथियम की बात कर लेते हैं, दूसरा बात कर लेते हैं हम सोडियम की। लिथियम कितना है, 3 है, तो 2 और 1 हो गया। सोडियम हो गया हमारा 11, 2 8 1, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हो गया के शेल, ये हो गया हमारा एल शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम में देखेंगे, ये है हमारा न्यूक्लियस, यहां पे है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे है 8 और एक और है 281, यहां लिख देते हैं। एक और रहेगा शेल जिसमें रहेगा आपका सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब समझो, दोबारा से हम इन सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज आपको कैसा दिख रहा है, एटॉमिक साइज क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो है, दैट इज एटॉमिक साइज। किसका ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए तो एटॉमिक साइज कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचना। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे शेल बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उतनी दूर तक पहुंच जाए। पास में था, 1 शेल 2 शेल रहेंगे तो चलो बात समझ में आती है, बट ये 3-3 शेल हो गए। न्यूक्लियस से देखो डिस्टेंस कितना बढ़ गया, और यहाँ देखो कितना सा डिस्टेंस है, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस बढ़ गया। न्यूक्लियस के पास इतना नहीं होता है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी होल्ड करके बैठेगा इतनी जोर से, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ शेल्स कम रहेंगे तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अच्छे से होल्ड कर पाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा। बट जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अब एक लंबी लकड़ी मैं आपको दे दूं, बोलूं इसको तोड़ो तो इजिली टूट जाएगी ना, और अगर मैं आपको छोटी सी लकड़ी दे दूं कि इसको तोड़ो, कोई स्टिक दे दूं, तो आप उसे तोड़ पाओगे, आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सिमिलरली क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कम, और डिस्टेंस कम रहता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेटलिक कैरेक्टर। अब देखो, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो
न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रखा है, ठीक है, इनका निकलना मुश्किल है। बट यहाँ क्या हुआ, डिस्टेंस ज्यादा था, वैसे ही सिमिलरली लॉन्ग स्टिक को तोड़ना इजी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में ये इजीली निकल जाएंगे। इजीली क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं ना उस हिसाब का जिस हिसाब का होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली एस्केप कर जाएगा। समझ में आई बात। तो इसीलिए क्या हो गया, हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे दे। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ, इजीली इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन देने वालों में से है, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या हो जाएगा, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको लेना इसके लिए मुश्किल है ना। देखो एक है, कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, इतनी एनर्जी नहीं है, तो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। बट नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन्स, मैं किसी को डोनेट करने के लिए इजीली रेडी हूं, तो दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, ओके। बट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, मेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉन, मुझे तुम अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दो, मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दो, बट ये तो रेडी है देने के लिए, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है कि मुझे तुम अपने इलेक्ट्रॉन्स दो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो अपने से ही दे रहा है, मुझे दो, बट ये तो दे रहा है उसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नेचर क्या हो रहा है कि जब मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब मेरे ऊपर नेगेटिव चाहे, मैं किसी से कह रही हूँ मुझे दे दो, ठीक है। कोई नेगेटिव कैरेक्टर का बंदा समझ के आप इसको समझो कि सब कह रहा है कि सब मुझे दे दो, सब मैं बटोर के रखूंगा अपने पास, ठीक है। बट ये कह रहा है मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैं क्यों इतना झंझट पालूंगा, मैं ये इलेक्ट्रॉन दे दूंगा इजीली। बट यहाँ पे क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है डिक्रीज, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घट रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हुआ, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी हूं, ठीक है। तो क्या हमारा सोडियम रेडी है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, रेडीली रेडी है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं फिर से अपने नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मैंने बताया 2 टाइप के हम पढ़ चुके हैं, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आपके एसिडिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या हुए, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, तो ये है तो रेडी देने के लिए। तो मेटलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे मेटल ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स तो 2 टाइप के हो गए ना, तो 2 टाइप के लिखो, एक मेटल ऑक्साइड, दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड क्या करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, तो रेडी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपने इजीली दे देगा। तो मेटलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ज्यादा अच्छा मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊंगी। बाकी नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हुआ, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कि मुझे तुम, मतलब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1 मार्क क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। तो जैसे सोडियम है और कोई बोलेगा पोटेशियम, अगर आपसे पूछे कि इन दोनों का बताओ कौन सा मेटल ऑक्साइड ज्यादा आपका ज्यादा बेसिक होगा, मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड किसका ज्यादा बेसिक होगा, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेटल ऑक्साइड बढ़ रहा है, तो ज्यादा मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। अगर आपसे कोई बोले, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बताओ सोडियम का ऑक्साइड या पोटेशियम का ऑक्साइड, दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो होगा आपका पोटेशियम का मेटल ऑक्साइड का जो मतलब ऑक्साइड होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रटना कुछ नहीं है, सब कुछ आपस में रिलेटेबल है, तो रिलेट करो और उसको समझो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल,
सबसे पहले हमने बात की थी डॉबर्नियर-स्ट्राइट की, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव की, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के जो ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल काफ़ी साल 44 ईयर्स तक उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया था। बट अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई उसने क्या किया, उसने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के भी जो ड्रॉबैक्स थे उसको भी खत्म कर दिया। तो ऐसा क्या था इस टेबल में, हम आज समझते हैं, क्योंकि हम आज तक भी इसको एक्सेप्ट करके बैठे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसकी जो की लाइन है वो ये है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑफ एटॉमिक मासेस तो ये किसको फॉलो कर रहा है, देखो सारे जो स्टडी, मतलब ओवरऑल जब स्टडी की गई तो उसमें ये देखा गया कि जो पुरानी टेबल्स थी उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, क्या, एटॉमिक मास। उन सब में कॉमन क्या था, एटॉमिक मास। और इसको मैं रेड से कर रही हूँ क्योंकि यही डेंजर का सिग्नल था। इसी की वजह से सारी जो टेबल्स थी वो इधर बहुत ज़्यादा मेसी हो रही थी। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक मास के ऊपर। बट इन्होंने क्या किया, जो की था बेसिक, जो जहाँ से ओरिजिनेशन था टेबल का, वही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से टेबल की पूरी काया ही पलट गई। उसका अब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अब हमने टेबल को बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि एक्चुअली देखो एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। ठीक है, प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। और ये यूनिक होता है, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होगा, किसी का 1 2 3 4 उसी तरीके से उसके एटॉमिक नंबर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक यूनिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कैसा है, ये बहुत यूनिक होता है। ठीक है, इसीलिए इसको अगर हम बेस बना लेंगे तो यूनिक क्या होता है, किसी चीज का एक ही होता है, कोई भी चीज अगर यूनिक है तो क्या वो 1 है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसा होगा, यूनिक होगा, 1 होगा। तो ये किसी के आने से किसी के जाने से चेंज होने वाला नहीं है। तो ये एक ऐसा होल नंबर होता है जो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से 1 यूनिट से इंक्रीज करता है। मान लो ये कोई एलिमेंट है 1, कोई ये एलिमेंट है 2, ये एलिमेंट है 3, तो ये 1 यूनिट से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, किसी में भी ऐसा नहीं है कि अरे यार उसको मैच कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नाम की चीज नहीं है। तो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, हर एलिमेंट में यूनिक होंगे। और इन्होंने क्या किया, बेस ही बदल दिया, एटॉमिक मास को लात मार दिया और बोला कि नहीं भाई, अब तो आप एटॉमिक नंबर को बेस लेंगे क्योंकि ये हर एलिमेंट का होता है यूनिक। समझ में आ गई बात। तो अब हम समझते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल को लोगों ने इतना एक्सेप्ट क्यों किया और आज तक भी हम इसको क्यों पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके की क्वालिटी है, ऐसा इसका वर्सेटाइल नेचर है। क्योंकि देखो ये सारे क्या थे, ये सारे ड्रॉबैक्स थे किसके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। सबसे पहला कि हेवियर एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया था, जब आप किसी टेबल को एटॉमिक मास के बेसिस पे कर रहे हो तो अगर आपने कोबाल्ट और निकल उन्होंने ऐसे रख रखा था, इसका मास था 58.9, इसका है 58.7। ठीक है, इन्होंने टेबल को इस तरीके से रख रखा था टेबल में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है तो ये निकल को पहले और कोबाल्ट को पीछे आना चाहिए था। ये टेबल में उनकी एक डीमेरिट था, एक फ्लॉस था। तो इस टेबल ने कहा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, कि नहीं, ये जो कोबाल्ट और निकल को इस तरीके से प्लेस किया हुआ है ये एक सही तरीका है। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है निकल से बाय 1 यूनिट। ठीक है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसलिए कोबाल्ट को पहले रखा गया है और निकल को बाद में रखा गया है। बल्कि जब ये क्वेश्चन मेंडलीव से पूछा गया था कि आपने अपनी टेबल में कोबाल्ट को पहले और निकल को बाद में क्यों रखा गया है, तो उनके पास इसका कोई आंसर नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहला फ्लॉ उसने क्या किया, ओवरकम कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, जब नेक्स्ट लॉ को हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसको एटलीस्ट जो पुराने लॉ के ड्रॉबैक्स थे उसको तो फुलफिल करना पड़ेगा ना। तो इस टेबल ने सारे ड्रॉबैक्स को फुलफिल किया। देखो अब सेकंड क्या है, येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अगर इन्होंने एटॉमिक मास को बेस बनाया ही नहीं, इन्होंने बेस बनाया एटॉमिक नंबर को, तो नंबर मैंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर तो होता है क्या, यूनिक। यूनिक जाएगा 1 से लेकर के कैसे जाएगा, एक 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 एक, एक करके आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन और चलो छोटा ही नंबर लेता है, कार्बन, हाइड्रोजन,
कार्बन और फ्लोरीन तक ले लेते हैं, चलो ठीक है। कार्बन का होता है 6, मैंने पूछा आपसे कि इसके और इसके बीच में बताओ कितना नंबर आता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो आप इजीली बता दोगे कि कार्बन का होता है 6, फ्लोरीन का होता है 9 एटॉमिक नंबर, तो बीच में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, जिसका एक का 8 होगा, 7 होगा, 8 सॉरी 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर। देन कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि बीच में आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में आते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपको इन केस मान लो कि आपको कार्बन के बाद सीधा फ्लोरीन मिला, मतलब डिस्कवर हुआ, बीच में कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुए ही नहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसके बीच में कितने एलिमेंट, अरे एटॉमिक नंबर है, उन्होंने आपने उनको खाली छोड़ दिया, जब एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे तो यहाँ पे आप उनको पुट कर दोगे। तो एटॉमिक मास के हट जाने से चीजें इतनी आसान हो गई कि येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए भी आराम से स्पेस बच गया, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात कि एटॉमिक मास में जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, उसका जो एटॉमिक मास का डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा वेरिएबल था, कहीं ज्यादा का डिफरेंस आ रहा था, कहीं कुछ कम डिफरेंस आ रहा था, कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो वो जो यूनिफॉर्मिटी थी, वैसे कुछ यूनिफॉर्मिटी थी नहीं उसके अंदर, बहुत अनमैनेज्ड था। तो उसको मैनेज करने के लिए एटॉमिक नंबर को ले आए एटॉमिक मास की जगह पे, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हमने तो एटॉमिक मास को बेस ही नहीं बनाया, अभी हमारा बेस क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक 1, 2 और एक 3, ठीक है। लेकिन सबका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अरे आइसोटोप्स 10 क्यों ना हो, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ना। तो आइसोटोप्स के लिए कहीं जरूरत ही नहीं है अलग से जगह बनाने की। क्यों? क्योंकि सारे तो आइसोटोप्स क्या है, एटॉमिक नंबर है तो हाइड्रोजन के ही ना, और हाइड्रोजन का नंबर ऐसा तो है नहीं कि आज कुछ है कल कुछ हो गया परसों कुछ हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। एटॉमिक नंबर अगर यूनिक रहेगा तो इसकी कहीं भी अलग जगह देने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे एक ही स्लॉट में आराम से पुट करे जा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 होते हैं आपके आइसोटोप्स, 35 और एक 37। अब दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17। ये तो कोई नहीं बदल सकता ना, ये तो मान लो अगर आगे और 3 है वो आगे आइसोटोप्स क्लोरीन के बात करते हैं, तो भाई उनका भी तो एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा ना, तो उनको एक ही स्लॉट में डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारी टेबल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर के ऊपर, एंड नॉट ऑफ एटॉमिक मास। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्या आता है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट है। देखो, जब इनसे पूछा गया कि आप बताइए आपकी हाइड्रोजन की जगह कैसी होनी चाहिए, मतलब कहाँ प्लेस करना चाहिए हाइड्रोजन को, तो उसने बोला कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मैच करती हैं, ठीक है। अभी तक भी ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को कहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कहाँ ढंग की जगह पे प्लेस करना चाहिए, ये अभी भी एक क्वेश्चन है। बट स्टिल अभी के लिए जो इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, जो इसकी मतलब जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है उसके बेसिस पर, ये कुछ आयनिक बॉन्ड्स भी बना लेता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बना लेता है। मतलब ये मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है और ये नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी दोनों की जैसी है, इसलिए अभी के लिए इसको फिलहाल मेटल्स के साथ रख दिया गया है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में इन्होंने एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि इसके लिए इसकी प्रॉपर्टीज दोनों से मैच करती हैं। ऐसा नहीं कहूंगे कि मेटल्स के साथ रख दिया तो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करता है, नहीं, ये नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करता है, बट अभी इसको फिलहाल मेटल्स के साथ रख दिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी मेटल्स से मैच करती हैं कुछ हद तक, ठीक है। अब आती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक ब्रीफ जेस्ट ले लेते हैं। क्या हुआ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने अपना बेस ही बदल दिया, जिसमें इसने एटॉमिक मास की जगह किसको बेस बना लिया, एटॉमिक नंबर को। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये एक यूनिक नंबर होता है हर एक एलिमेंट का, ये होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ एलिमेंट, ठीक है।
देन इसके जो फ्लॉज थे, जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के फ्लॉज थे, वो सारे के सारे फ्लॉज इन्होंने क्या किए, सारे के सारे फ्लॉज सॉर्ट कर दिए। सबसे पहला इन्होंने हैवियर एलिमेंट्स को मतलब हैवियर एलिमेंट्स जो उन्होंने प्लेस किए थे कोबाल्ट और निकल, इन्होंने उसको बताया कि भाई जो आपने प्लेस किया था वो ठीक प्लेस किया था। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो निकल से क्या है, कम है। कोबाल्ट निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट ज्यादा है। देन येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स का कुछ खास प्रॉब्लम है ही नहीं, अब तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर टेबल उन्होंने वो कर दी, मतलब लगा दी, और बोला कि इनकेस कोई एलिमेंट अगर मिसिंग है तो जब मिलेगा वहां पे सेट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स के लिए भी, अब क्योंकि हमारी टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी तो सारे के सारे आइसोटॉप्स एक स्लॉट में जा सकते थे। ठीक है। देन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन्होंने बोला कि इसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मैच होती हैं, इसलिए अभी के लिए इसको हमने मेटल्स के साथ यहाँ पे प्लेस किया है। तो ये है अब आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसके अंदर टोटल 18 नंबर ऑफ ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स हैं। सी 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स होंगे और 12 इसके अंदर होंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स। इसको हम ये वाला जो हमारा ये इस वाले ग्रुप दोनों को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। और ये हमारे होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। इसके अलावा ये होते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को बात करनी है, हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है वो है 1 2 13 14 15 16 17 18। आपको यहाँ पे डी ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ना है, एफ ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है? 1 2 13 14 15 16 17 एंड 18। हमारी जो ये टेबल है इसके अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि मेटल्स कहाँ है, नॉन मेटल्स कहाँ है? तो इसलिए एक जिगजैग लाइन दी होती है। देखो ये बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब टेलुरियम, पोलोनियम, ये जो है ये सारे इसके जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। देखो जर्मेनियम, टेलुरियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, ये सब है मेटलॉइड्स। क्या है ये? जिगजैग। ये जो लाइन ऐसी दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं जिगजैग लाइन। इसको हम बोलते हैं जिगजैग लाइन। इसके आसपास के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे हैं? ये सारे हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है। तो ये जो जिगजैग लाइन है इसके उस तरफ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे? नॉन मेटल्स। ठीक है। और इस जिगजैग लाइन के इस साइड वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे? मेटल्स। तो आप कह सकते हो कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ज्यादा क्या है? मेटल्स हैं और कम है नॉन मेटल्स। तो अभी हम सबसे पहले सारे के सारे ग्रुप्स की पढ़ेंगे कि वैलेंसी कितनी होती है। अब देखो जितनी वैलेंसी मैंने सब यहाँ पे इसके पहले सारे ग्रुप्स के फर्स्ट एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो जो इनके आपकी वैलेंसी होगी वो थ्रू आउट द ग्रुप रहेगी। ठीक है। पूरे ग्रुप में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने एलिमेंट्स आएंगे उनकी वैलेंसी वही सेम रहने वाली है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे पीरियोडिसिटी का जो रूल है वो फॉलो होता है और जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होती हैं। ठीक है। और एक ग्रुप में सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कैसी प्रॉपर्टीज? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो वैलेंसी सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 3। बेरिलियम का होता है 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ क्या लिख दिए है? नंबर, एटॉमिक नंबर सबका लिख दिया है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? कि ये यूनिक नंबर होता है सब एलिमेंट्स में, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है। और ये किसी का सिमिलर भी नहीं हो सकता है, सारे एलिमेंट्स का डिफरेंट होता है। ठीक है। तो वैलेंसी सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक ये सबका न्यूक्लियस बना लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑर्क
कोई एलिमेंट इसलिए नहीं लिया कि एक ही स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम सबकी वैलेंसी निकालेंगे। देखो ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये है कौन सा शेल हमारा, के शेल, ये है के शेल। अब मैं थर्ड से शुरू कर रही हूं तो इसकी कितनी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सब में ही वो चीज रहने वाली है, ठीक है, 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। तो इनर वाले शेल में तो सब में ही, इनर वाला शेल जो है, जो के शेल है, वो तो कंप्लीट ही है सब में, तो मैं सबसे पहले बना के उसे खत्म कर देती हूँ, ठीक है। अब हमारा आएगा यहाँ पे कौन सा शेल, एल शेल, ठीक है, ये है हमारा एल शेल। सबसे पहले अगर मैं लिथियम की बात करूंगी तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस है, इनर शेल कंप्लीट है, सेकंड है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम लिख देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम देखते ही बता सकते हैं कितना है, 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अगर मुझसे कोई बोले कि भाई इसकी वैलेंसी कितनी है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी, मैं वैलेंसी पता लगाऊंगी भाई इसे, और कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे या कितना अपने आप को एटम्स किसी के साथ बॉन्ड बनाने पड़ेंगे कि ये अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इसका। तो देखो इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। या तो फिर ये बोले कि भाई मेरा जो 1 इलेक्ट्रॉन है तुम ले लो, मेरे पास तो अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ही, मैं तो कंप्लीट ही हूँ, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1, ठीक है। अब आते हैं अपने बेरिलियम पे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा, किसी को दे देगा, एटम किसी से बॉन्ड बना के अपना दे देगा, ठीक है। बोलेगा कि मेरे पास तो भाई अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 2। सेकेंड इसकी बात करेंगे 13th ग्रुप 13th की, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये भी बोलेगा भाई 3 इलेक्ट्रॉन, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन और भी लेने पड़ेंगे, इतनी एनर्जी मेरे पास नहीं है, तो भाई तुम अपने मेरे जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो ले लो, तो 3 एटम को दे देगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी 3। अब कार्बन तो भाई वर्सेटाइल है, इसके बारे में तो सबको पता है, इसकी वैलेंसी है 4, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 बनाए नहीं ना मैंने, नहीं, हाँ 4 है। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट ग्रुप की। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो यहाँ पे है मेरे पास ग्रुप 15, ग्रुप 15 में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। अब मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। अब देखो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या फिर अपने 5 इलेक्ट्रॉन दे दे। भाई अपने 5 इलेक्ट्रॉन कोई क्यों देगा और बोलेगा कि ठीक है ना यार मैं 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता हूं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 5, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कहाँ लिख दूं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देती हूँ, मतलब समझ जाओ आप लोग कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5, बट इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। क्यों, क्योंकि इसको अपने 3 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे किसी के साथ अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। अब नेक्स्ट इसमें भी दिमाग लगाना, ग्रुप 16, ग्रुप 16 में क्या होता है, ग्रुप 15 को हम क्या बोलते हैं, निकोजेंस, ठीक है। ग्रुप 16 को हम बोलते हैं चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस, इसको हम बोलते हैं हैलोजेंस, और इसको ये तो हमारी नोबल गैस है, वर्ल्ड वाइड नोन नोबल गैस, या फिर एरोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने कौन से ग्रुप की बात कर रहे थे, 16th की। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो कितने होंगे, 6। कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करेगा, ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करेगा। तो इसको कितने बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, 2 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, 2 चीजों के साथ कंबाइन होना पड़ेगा, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई, 2।
तो याद रखना ये चीज़ कि 13, 14 तक भी दिक्कत नहीं है, 15, 16, 17, 18 भी छोड़ दो, 17 तक याद रखने की जरूरत है। अब देखो 17 है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसी को? इतना तो बेवकूफ नहीं है ये। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मैम इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी वैलेंसी कितनी है, तो वैलेंसी क्या हुई? कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये कितने एटम्स के साथ कंबाइन करेगा खुद को स्टेबल करने के लिए, तो 1। समझ में आ गई बात? और फिर ये हमारे आते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट होता है वो होता है देखो कंप्लीट, इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये होती है अनरिएक्टिव गैसेस, तो ये कुछ भी नहीं करते। ठीक है, हमारे जो नोबल गैसेस होती हैं वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है। भाई कोई किसी के साथ रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको क्या करना है? अपने आप को स्टेबल करना है। ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि मैम, आप सोच रहे होगी मैम इतनी कहानी आपने हमें क्यों सुनाई? देखो इसका रीजन है, मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी प्रॉपर्टीज हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? अभी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं? तो देखो वैलेंसी, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है, आपको कैसे पता चला कि मैम सिमिलर ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज आ रही हैं? क्योंकि आपको ये पता है कि उनकी वैलेंसी सिमिलर है। क्योंकि देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मेटल्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन अपने दे देंगे। क्यों वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे? वो क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देंगे। क्या करेंगे? कौन कौन से मेटल्स में कैसे आ जाते हैं? देखो 1, 2 या 3, आउटर मोस्ट शेल में अगर ये सब इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, 2 या 3 तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे और वो क्या कहलाएंगे? मेटल्स कहलाएंगे। और वो मेटल्स कैसे बॉन्ड बना लेंगे? आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड कैसा एक नेचर है यार? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अभी हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते थे तो हम यही तो देखते थे कि भाई बॉन्ड कैसा है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड की जो स्ट्रेंथ है वो उस बॉन्ड पे ही तो डिपेंड करती है। और वो किस पे डिपेंड करता है? वैलेंसी पे। ठीक है, अब अगर नॉन मेटल होगा कोई, नहीं, या ऐसे समझो कि किसी इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल में अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा? वो एक नॉन मेटल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अगर एक 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा तो खुद को बना लेगा स्टेबल, अपने ऊपर बन जाएगा एनायन, अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ले लेगा। और मेटल्स क्या बन जाएंगे? कैटायन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? पॉजिटिव काम कर रहे, चैरिटी कर रहे हैं, ये दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन जाते हैं कैटायन। और नॉन मेटल्स बन जाते हैं एनायन, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा या इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर करेगा या बॉन्ड बनाएगा किस तरीके, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? वैलेंसी पे। इसीलिए मैंने आपको इतनी कहानी बताई है और ये समझाया है कि एक ग्रुप में अगर मैंने आपको एक एलिमेंट का बता दिया कि वैलेंसी इतनी है तो वो चीज थ्रू आउट फॉलो होगी। अगर आपको पता है कि ग्रुप 1 में वैलेंसी होती है 1, तो जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 में आएंगे उन सब की वैलेंसी होने वाली है 1। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या नाम है कि जो वैलेंसी है वो एक बहुत मेजर रीजन है कि कोई कंपाउंड कैसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए वैलेंसी ओवरऑल वैलेंसी पे ही डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, होप यू लाइक द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।